आपके सवालों का स्वागत है। अगर आप रुपए पर पहले सवाल पूछेंगे तो बहुत अनुग्रहित रहूंगी। रुपए पे आपका जी। मैम, आपने चार्ट से ये पूरा बताया कि किस तरीके से रुपए में गिरावट हुई, कौन से कार्यकाल में कब रात। मैं सरल भाषा में आपसे समझना चाहता हूँ कि रुपए में जब गिरावट आती है तो कौन से मार्कर्स हैं जो जहाँ पे सरकार फेल होती है तो रुपया गिरता है, और उसका इफेक्ट आपने बताया कि जैसे कॉमन मैन में पड़ता है, लेकिन कौन से मार्कर्स है जहाँ पर सरकार ये फेल रही है आपके हिसाब से कि रुपया इतना डेप्रिशिएट हुआ है? इस सरकार की अर्थव्यवस्था को लेकर सबसे पहली यह समस्या है कि वो समस्या को स्वीकारना नहीं चाहती है। आप बेरोजगारी की बात करिएगा तो वो कहेंगे हमने इतने करोड़ रोजगार बना दिए। अरे तो जो लोग खुदकुशी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? जो युवा परेशान है वो क्यों परेशान? आप महंगाई की बात करिएगा, आपको वित्त मंत्री खड़ी होकर कह देंगी मैं लहसुन प्याज नहीं खाती। आप बात करिएगा किसी और अर्थव्यवस्था, आप बात करिएगा जीडीपी ग्रोथ की कि इतने सालों में सबसे ज्यादा नीचे गिर गई। इस सरकार के मंत्री कहते हैं जीडीपी ग्रोथ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वही हाल रुपये का भी है। जब रुपए पर बात उठाई गई कि रुपया निरंतर गिर रहा है, इस देश की विदेश मंत्री का वो जवाब छोटे छोटे बच्चों को भी याद है। रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। तो आप क्यों नहीं मजबूत हो रहे हैं? ये तो वही बात हुई, मोदी जी से पूछा गया जाड़े पर, क्लाइमेट चेंज पर, उन्होंने कहा क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है, बुढ़े होने के कारण हमारी सहन शक्ति कम हो रही है और डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, का कोरिलेशन नहीं है। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है सबसे पहली समस्या है कि आप समस्या का निवारण तभी कर सकते हैं जब आप समस्या को स्वीकारिएगा। आप डॉक्टर के पास जाकर अगर पेट दर्द की शिकायत कर रहे हैं और डॉक्टर ये मानने को तैयार नहीं है कि आपके पेट में दर्द है, तो आपको वो दवाई किस चीज की देगा? सबसे पहले समस्या को स्वीकारा ही नहीं जा रहा है। दूसरा, जिस तरह से एफपीआईज, जिस तरह से फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत छोड़ रहे हैं, जिस तरह से हॉट कैपिटल छोड़ के जा रहा है लगातार, और उस पर यह दम्भ और अहंकार कि हमें फर्क नहीं पड़ता विदेशी निवेश आए ना आए, हमारे डोमेस्टिक ही काफी है। कहां से आ रहे हैं आपके पास डोमेस्टिक निवेश? किस तरह की बातें कर रहे हैं ये लोग? जिस तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म है एफडीआई, उसमें भी गिरावट है, जो शॉर्ट टर्म एफपीआई है उसमें भी गिरावट है। और यह एक कुचक्र है। महंगाई बढ़ेगी तो रुपए पर उसका फर्क पड़ेगा, रुपया कमजोर होगा, महंगाई और बढ़ेगी। तो कहीं पर तो सरकार को आकर इंटरवीन करना पड़ेगा, और इंटरवेंशन सिर्फ विदेशी मुद्रा को खर्चना नहीं हो सकता है। और एक बात और बता दूं, 10 महीने में सबसे निचले स्तर पर हमारी विदेशी मुद्रा है। हिंदुस्तान का रुपया साउथ ईस्ट एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। ऐसा नहीं है कि सब लोग गिर रहे हैं तो उसमें हम भी गिर रहे हैं, हम सबसे ज्यादा गिर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि उनको परवाह नहीं है इस बात की। मैम, जिस तरह से आपने रुपए के बारे में बताया, जनवरी 2020 से लेकर यानी 4 साल में रुपए की जो प्रदर्शन है वो 20% गिरी है। इसी को देखते हुए मूडीज ने कहा है कि रुपया जो है दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे कमजोर मुद्रा मानी गई। यही तो मैंने कहा, अभी साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। मैंने अपने लास्ट लाइन अपने वक्तव्य की यही बोली थी। मुझे ऐसा लगता है कि नेहरू का दोषारोपण, विषयांतर करना, आप अर्थव्यवस्था की बात करिएगा वो आपको खुदाई कराने लगेंगे, आप बेरोजगार की बात करिएगा वो आपको धर्म रक्षक बनाने लगेंगे, अपने बच्चों को नहीं आपको बनाने लगेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अर्थव्यवस्था का जो कुचक्र है, ये सब एक चीज से, रुपया अलग, महंगाई अलग, ग्रोथ अलग, बेरोजगारी अलग, ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है। अर्थव्यवस्था का एक ढांचा होता है, वो ढांचा टूट गया है, वो मूलभूत ढांचा टूट चुका है, और सरकार को या तो उसका इल्म नहीं है या उसकी परवाह नहीं है। वो कहते भी हैं मुझे परवाह नहीं है, या शायद उनके पास निवारण करने वाले लोग नहीं है। कोई और सवाल इस पर? जी 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 मैम, तो एक तो चूंकि बजट आने वाला है, तो आप क्या कुछ सरकार से कांग्रेस मांग करती है कि क्या, या कुछ सुझाव अपनी तरफ से कि ये कदम सरकार को उठाने चाहिए गिरते रुपए को संभालने के लिए? एक तो ये मैम, और दूसरा एक सवाल दिल्ली चुनाव को लेकर है।
उस पे मैं सबसे पहले तो सरकार को सिर्फ एक ही सुझाव दूंगी, समस्या को स्वीकार लीजिए। समस्या को स्वीकार लीजिएगा तो जरूर उसका निवारण भी ढूंढिएगा, उसका समाधान भी ढूंढिएगा। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से टैक्स की मार इस देश की आम जनता पर हुई है, जिस तरह से टैक्स की मार गरीबों पर, निम्न मध्यम वर्ग पे, मध्यम वर्ग पे हो रही है, उससे लोगों को जरूर बचाया जाना चाहिए। जिस तरह से टैक्स की से लोगों की कमर तोड़ी जा रही है, इस बजट में जरूर कोई ना कोई राहत आनी चाहिए। कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे उपभोग और निवेश दोनों बढ़े, जो पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। आपका दिल्ली चुनाव। मैम, दिल्ली चुनाव को लेकर ये सवाल है कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक मैदान में नजर नहीं आ रहे। राहुल गांधी के बारे में बताया जा रहा है तबियत खराब है, इसकी वजह से वो सभाओं नहीं पहुंच रहे। बीजेपी सवाल उठा रही है कि क्या राहुल गांधी चुनाव से भाग रहे हैं, दिल्ली चुनाव से, और राहुल गांधी के अलावा जो बाकी आपके स्टार कैंपेनर्स हैं वो भी कहीं मैदान में नजर नहीं आ रहे। इसके पीछे क्या वजह है? बड़ी अद्भुत बात है। अब राहुल जी कहां कैंपेन करेंगे, कितना करेंगे, कब करेंगे, इसका भी फैसला बीजेपी करेगी। राहुल गांधी जी मोदी जी की तरह रणछोड़ नहीं है, वो रणबाकुर है, और उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ दिल्ली में चुनाव लड़ने का मन बनाया है। ईश्वर उनको जल्दी से ठीक करे। उनकी तबीयत नासाज है और उसकी वजह से वो मैदान में नहीं है। लेकिन जो पहला मुद्दा उन्होंने दिल्ली का उठाया, वो हर ओर से आवाज सुनाई दे रही है कि दिल्ली कितनी गंदी कर दी है। बजबजाती हुई नालियां, जो सड़कों पे खुल के नालियां बह रही हैं, जो कूड़ों का ढेर लगा हुआ है, जिसको पेरिस बनाना था, उस वादे से मुकर गए। और जहां तक स्टार प्रचारकों की बात है, हमारे स्टार प्रचारक हैं मैदान में। अभी आपको वो मोमेंटम और बढ़ता हुआ दिखेगा। इमरान प्रतापगढ़ी जी हैं, सचिन पायलट जी हैं, तमाम जगह उन लोग सभा कर रहे हैं। हम लोगों को भी सभा करने को बोला गया। आज मेरी भी कुछ सभाएं हैं, हमारे कई साथियों की भी सभाएं हैं, और फोकस ग्रुप मीटिंग्स भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी के कहने के अनुसार हमारे स्टार कैंपेनर्स काम नहीं कर रहे। हम अपने हिसाब से काम करेंगे, बीजेपी अपना घर देखे। हमारा सवाल ये है कि असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हम आने वाले दिनों में दंगा कराने वाले लोगों को चुनाव लड़वाएंगे, और वो उदाहरण दिल्ली का दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हम शाहीन बाग के तारीख को दोहराना चाहते हैं। क्यों ऐसा इस तरह की बातें कर? शाहीन बाग के जो भी आरोपी हैं, मुझे उनकी बेसिर पैर की बातें ही नहीं समझ में आती। मैं इस पे क्या टिप्पणी करूं? ये सब लोग, जब इस देश के एक समुदाय विशेष को गालियां दी जाती हैं, जब समुदाय विशेष के खिलाफ जहर उगला जाता है, जब दिल्ली में दंगे होते हैं, तो ना ये मान्यवर दिखते हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, और ना जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी सबके हितैषी बने हुए वो दिखते हैं। गुजरात जाते हैं, बिल्किस बानो का नाम नहीं लेंगे। सीए में जो गोली चलाता है उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। दंगे होते हैं, मौन व्रत रख के राजघाट पर बैठ जाते हैं। अरे आप दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। मैं तो केजरीवाल जी से ये कहती हूं, आपके अंदर ये दम होना चाहिए था कि जब लोगों का घर बुलडोजर से तोड़ा जा रहा था, आप खड़े हो जाते बुलडोजर के सामने। किसकी हिम्मत होती घर तोड़ने की? आप चले जाते एक जगह जहां दंगे हो रहे थे, बिल्कुल शांति बहाल हो जाती। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, और वही इनके दूसरे मित्र कर रहे हैं। जी मैम, अभी खबर आ रही है वक्फ की जो मीटिंग थी जेपीसी की, उसमें से तमाम जितने विपक्षी सांसद थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। 10 सांसदों को, नासिर हुसैन और तमाम जो कांग्रेस के सांसद हैं और बाकी विपक्षी दलों के। और जिस तरह से वो लोग ये बात रेज कर रहे हैं कि बुलडोज किया जा रहा है वक्फ की पूरी रिपोर्ट को, और एडहॉक मीटिंग्स बुलाई जा रही है और ऐसा जल्दबाजी की जा है रही है। कि मैं इस पर प्रतिक्रिया बहुत लिमिटेड दूंगी, क्योंकि जो मेरी जानकारी है वो आपके माध्यम से आ रही है। आपका कहना है अगर कि उन लोगों को सस्पेंड किया गया, तो मैं सिर्फ ये कहूंगी कि ढकोसला ही क्यों करना था? आप संसद में भी जो आपके खिलाफ आवाज उठाता है उसको सस्पेंड कर देते हैं। एक साथ 150 सांसद सस्पेंड होते हैं क्योंकि वो आपसे सवाल पूछते हैं। और अब आप यही काम फोकस ग्रुप जो मीटिंग्स है उसमें भी कर रहे हैं। अगर मीटिंग्स में भी यही काम होगा तो सर्वदल की मीटिंग, उसकी कमेटी बनाने की क्या जरूरत है? फिर आप बुलडोज कर दीजिए, लेकिन आप वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास नंबर्स नहीं है। असलियत यह है, मेरा अपना मानना है कि सेंसिटिव मुद्दों पर, जरूरी मुद्दों पर एक आम सहमति इस देश में बननी चाहिए, और नरेंद्र मोदी आम सहमति बनाने के बड़े खिलाफ हैं। लेकिन जो लोग इन कमिटीज के, जो लोग इन ग्रुप्स के इंचार्ज हैं, उनको भी जानना पड़ेगा कि आपको भी इतिहास माफ नहीं करेगा। सर्वसम्मति से कोई फैसला लीजिए, आप दूसरों की सुनिए, अपनी राय रखिए, और उसके बाद एक कंसेंसस पर आइए। ऐसा कुछ क्यों नहीं हो सकता है? मैम दूसरा, अच्छा, हारेंगे, ले आए बिल।
मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष को सस्पेंड करके किसी कमेटी का कोई काम नहीं हो सकता है। फिर उस कमेटी के माने क्या है? मैम एक और सवाल था, अमानुतुल्लाह खान के बेटे जो है ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करते हुए नजर आते हैं और इस तरह से बोलते हैं कि मैं विधायक का बेटा हूं, चालान कैसे कर सकते हो? पुलिस ने 20,000 का चालान किया है, उसको लेके प्रतिक्रिया। ये खबरें सिर्फ दिल्ली से नहीं आ रही हैं, ये खबरें इस देश के कोने कोने से आती हैं। कोई अपने आप को मंत्री का बेटा बताता है, कोई उप मुख्यमंत्री का बेटा कहता है, कोई मुख्यमंत्री की औलाद है। तो ये कोई तरीका नहीं है ना। आप आम नागरिक की तरह, जैसे आम नागरिक ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, आप भी फॉलो करिए। अभी मध्य प्रदेश में नहीं आया था वहां के मंत्री के बेटे कैसे खुली जीप में सरसराते हुए हर ट्रैफिक नियम को ताक पर रखते हुए घूम रहे थे और उनका अपना वीडियो और रील बना रहे थे। तो मेरा अपना मानना है कि चाहे वो दिल्ली के मंत्री के या विधायक के बेटे हों, चाहे वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कहीं के भी हों, आप इस देश के नागरिक हैं और आपको हर नियम कानून का पालन करना है। कैसे कांग्रेस पार्टी कैंपेन कर रही है और तमाम स्टार प्रचारक हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक सवाल है कि कांग्रेस का जो आला कमान कहा जाता है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी की तबीयत खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का भी मैदान में नहीं उतरना, ये सवाल खड़े करता है कहीं कांग्रेस आला कमान बैकफुट पे तो नहीं है? किस बारे में बैकफुट में रहेंगे हम? खुलकर प्रचार करने में अब तक स्टार्ट भी नहीं किया। प्रियंका जी ने और खड़गे जी मैदान में आए ही नहीं। प्रियंका जी कोई छोटी सी नेता नहीं है। प्रियंका जी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का हिस्सा हैं, जैसे कि हमारे अध्यक्ष हैं। और जब चुनाव अभी तूल पकड़ेगा, जब चुनाव मोमेंटम पकड़ेगा, जरूर उनकी सभाएं की रैली लगाई जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप गन पाउडर देखकर खर्चा करते हैं। आप छोटी सभाओं में अपने दूसरे स्टार प्रचारकों को बेचते हैं, आप दूसरे फोकस ग्रुप्स में किसी और को भेजते हैं, आप प्रियंका जी, अध्यक्ष जी या राहुल जी का इस्तेमाल बड़ी रैलीज में करते हैं। मुझे लगता है कि इतना फ्रीडम तो कांग्रेस को आपको देना पड़ेगा कि हम अपने हिसाब से अपने नेताओं से प्रचार करा सकें। मैम वन क्वेश्चन। तो मैं क्या करूं? यही सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो राहुल गांधी और जो शीर्ष नेतृत्व की बात की, तो इस तरह के भी आरोप है कि वो फील्ड में किसके आरोप है? ये किसका आरोप है? तो मैं बीजेपी के हर मूर्ख आरोप का जवाब देने के लिए तो नहीं बैठी हूं। मुद्दे नहीं है, इस वजह से चुनाव प्रचार से बच रहे हैं, इस तरह का आरोप किसके पास मुद्दे नहीं है? 26 साल से बीजेपी बाहर है। बीजेपी पहले अपना घर देखे ना, हमारी इतनी चिंता ना करे। थैंक यू बट नो थैंक यू। Ma'am, an incident has been reported from London where there was a screening of emergency movie was taking place and some of the masked pro-Khalistanis had come there and stopped the screening. And British MP has also raised this concern, and now Kangana Ranaut is saying that British MP is raising the voice of the freedom of speech, but the Indian politicians are completely silent upon this issue. What's your take on it, ma'am? You know, before I comment on that, I would like to make another comment. Forget about Kangana Ranaut and her movie. The reality is that Donald Trump refused to invite Narendra Modi to his swearing-in ceremony. But the inaugural Liberty Ball, we saw Patwant Singh Pannu there, and he was raising slogans on Khalistan, and the reality is that nobody from the Trump administration chucked him out of that room, and not one whimper of objection has been raised by the Indian government. इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? और मैं इसको हिंदी में भी बोलना चाहती हूं। आप कंगना जी की पिक्चर की बात कर रही हैं और जहां पर भी खालिस्तानी नारे लगेंगे हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं, लेकिन असलियत एक ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति की जब शपथ ली तो नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया, लेकिन उनके पहले इनॉग्रल लिबर्टी बॉल में खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू नजर आया और उसने वहां पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। असलियत यह भी है कि पन्नू को उस कमरे से निकालने का काम ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के एक अधिकारी ने नहीं किया, लेकिन नरेंद्र मोदी के पूरे प्रशासन, जयशंकर जी के अमेरिकी सॉइल में होने के बावजूद हमने एक आपत्ति उस पर नहीं जताई। यह असलियत है। मैं मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी विभाग कुछ खरीदारी हुई है, जिसमें चम्मच 810 रुपए में, करछी 1348 में, एक जग 1247 में खरीदा गया है। मैं ढूंढ रही हूं, कल गई थी बर्तन के मार्केट, कि ऐसी चीजें कहां मिल रही हैं। 800-900 रुपए के चम्मच कहां मिल रहे हैं? ऐसी एक अभिलाषा है 1 करोड़ का पर्दा देखने की, जब भी खुलेगा वो म्यूजियम जो घर बना था शीश महल। ऐसी एक अभिलाषा ये भी है कि बीजेपी के राज में 900 का चम्मच मिल रहा है आंगनवाड़ी के लिए, वो देखने की भी अभिलाषा है।
बहुत धन्यवाद आप लोगों का।